आफ्टरनून टू ऑल। स्क्रीन आपको दिख रहा होगा, साउंड प्रॉपर हो, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और रिवीजन लेक्चर्स में नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आज। ओके, सो लास्ट लेक्चर में प्रोबेबली हम लोगों ने वेब कंप्लीट किया था थ्योरेटिकली, और उसका शीट आपको मिला होगा। एक और शीट मैंने फॉरवर्ड किया जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की है। सो क्या अपने को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज करना है आज, या फिर कुछ डाउट्स बचे हुए हैं तो आप बोल सकते हो। और अगर प्रीवियस कोई डाउट नहीं है तो फिर अपने को हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का वेव ऑप्टिक्स बाकी था ना? वेव ऑप्टिक्स वाला पोर्शन हम लोग ऑप्टिक्स में कवर कर लेंगे अगर इसमें कवर नहीं हुआ है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वाईडीएससी के, तो केवल एक बार वाईडीएससी आप गो थ्रू कर सकते हो। और भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो अपने काम में रहेंगे, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, सो दैट विल बी कवर्ड अलोंग विद द रे ऑप्टिक्स। नो, इस चैप्टर में जो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स है, इसमें मेनली अपने को हीट के बारे में पढ़ना होता है। व्हाट द हीट इज, हीट ट्रांसफर क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड देन वी टॉक अबाउट कि थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, इसी से कनेक्टेड है। And then we talk about the calorimetry principle. And then gases को हम लोग स्टडी करते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। उसी से मिलता जुलता अपने को थर्मोडायनेमिक्स आता है। इन सबको मिलाकर के हम लोग थर्मल फिजिक्स बोल देते हैं। सो हीट और टेम्परेचर दोनों पढ़ेंगे। फिर हीट का ट्रांसफर कैसे होता है वेरियस बॉडीज में, या वेरियस मोड्स क्या होते हैं हीट के ट्रांसफर के। थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर चेंज करने से पदार्थों की साइज भी चेंज हो जाता है हीट देने से। कैलोरीमेट्री, मिक्सिंग ऑफ वेरियस लिक्विड्स, गैसेस और व्हाटएवर, हीट का कंजर्वेशन कैसे रहता है। केटीजी में गैसेस के बारे में और थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड रूल्स रहते हैं। सो वन बाय वन इनको हम लोग वॉच करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको हाईलाइट कर देंगे। जिसको आपको ज्यादा समझना हो देन यू कैन आस्क कर लेंगे। सो अगर हम लोग पहले हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करें, फिर हीट के बारे में बात करें। So heat is nothing but energy that is in transition. So it's energy in transition. और ये जो energy है transition में, that has to be due to temperature difference. Now, you know there are several types of energies: kinetic, potential, solar, thermal. And other types of energy. So heat उसको बोलेंगे जो energy temperature difference की वजह से आएगी और ट्रांसफर हो रहा होगा एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में। yes. आपने बोला कि हम लोग डिस्कस करेंगे शीट्स को। यस, सो अभी ये आज कवर हो जाएगा। आपने वेब की शीट सॉल्व कर ली होगी, इसको भी सॉल्व कर लेने का, फिर दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे। उन दोनों को एक साथ इस शेड्यूल में लगाया था। अगर थोड़ा सा क्विक हो जाए तो हीट को हम लोग ms डेल्टा टी से लिखते हैं। सपोज कर लीजिए कभी आपसे ऐसा बोलता है कि किसी एक बॉडी पर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं, तो उससे टेम्परेचर पर क्या फर्क पड़ेगा। ऑप्शन आएगा कि टेम्परेचर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा, वही रहेगा, या फिर क्या। तो हम बोलते हैं कि टेम्परेचर बढ़ जाता है किसी बॉडी पर अगर हम लोग हीट को सप्लाई करते हैं।
फिर इसी को ऐसे फ्रेम करेगा कि किसी बॉडी में अगर हीट सप्लाई करते हैं तो क्या डेफिनेटली टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप बोलोगे कि डेफिनेट नहीं बोल सकते हैं। एक केस होगा जिसमें ये फेज चेंज चल रहा होगा, उस केस में अगर आपने हीट सप्लाई किया so temperature will remain the same, so during the phase change temperature change नहीं रहता है, so necessarily increase नहीं करेगा but normally increase करता है। तो स्टेटमेंट का अपने को ख्याल रखना है। moreover एक ग्राफ आपने पढ़ा होगा जो कि पॉपुलर है, सिंपल है, हीटिंग कर्व। अगर हम लोग हीट सप्लाई करते हैं और देखते हैं टेम्परेचर कैसे जा रहा होता है, so you will find कि किसी भी सब्सटेंस में अपने को इस तरह का ट्रेंड मिलता है और इससे अपने को पता चलता है कि ये सॉलिड फेज रहा होगा, ये लिक्विड फेज की बात है और ये गैसियस फेज की बात है। यहाँ पर फेज चेंज हो रहा होता है और फिर टेम्परेचर्स वगैरह अपने को याद रखने होते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी करस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर और ये जो ऊपर वाला टेम्परेचर है वो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हो जाएगा। और इससे एक पॉइंट क्लियर होता है कि जो टेम्परेचर्स होते हैं ड्यूरिंग द मेल्टिंग और ड्यूरिंग द बॉइलिंग वो कांस्टेंट रहते हैं। सो हीट देते हो इसके बावजूद ही टेम्परेचर चेंज नहीं करता है, वो एक ग्राफ में भी दिख रहा होता है। एंड वी हैड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, वो आपने देख लिया होगा कि अगर ये वैल्यूज अपने को पता हो तो ml से लिख देंगे, अगर ये वैल्यू पता हो तो ms डेल्टा t से लिख देंगे। सो कब कौन सा अप्लाई करना है, यू नीड टू बी केयरफुल। सो इस पे जो क्वेश्चन आएगा काफी इजी रहेगा, बट वी नीड टू मेक श्योर कि हम लोग प्रॉपर्ली समझते हैं उस चीज को। फिर टेम्परेचर्स के कन्वर्जन है, डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, यू नीड टू नो देम। और अपने को पता होता है कि अगर हम डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर डिफरेंस निकालें और केल्विन में निकालें, दोनों का वैल्यू बराबर रहता है। डिफरेंस 273 जो नंबर होता है उसका डिफरेंस 0 रहता है, जो उसमें चेंज जो होता है वो 0 रहता है। हीट के बाद इसी से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और लेट्स से हीट ट्रांसफर को हम लोग बाद में पढ़ते हैं, तो उससे पहले हम लोग थर्मल एक्सपेंशन की बात कर लेते हैं। ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। ये बोलते हैं कि अगर हम किसी भी मटेरियल को हीट अप करते हैं तो उसमें एक्सपेंशन होता है, मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशन बढ़ जाता है, सो उनका साइज बढ़ जाता है और हम लोग इसको डिपेंड अपॉन बॉडी कैटेगराइज कर सकते हैं, वेदर इट्स गोइंग टू बी लीनियर, एरियल और सुपरफिशियल एंड देन वॉल्यूमेट्रिक। अल्फा कांस्टेंट होता है तो डेल्टा एल की वैल्यू एल अल्फा डेल्टा टी के बराबर आ जाती है। नॉर्मली इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा, बट अगर कुछ और भी बोलना चाहेगा तो हम लोग इसको जनरल फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, dl by dt मस्ट बी इक्वल टू एल अल्फा। अब आपको अल्फा फंक्शन ऑफ टेम्परेचर देकर के इंटीग्रेट करा सकता है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। एल को इसके नीचे लेके आना, इधर इसको लेके जाना और इंटीग्रेट करके हम बता सकते हैं। और अगर अल्फा कांस्टेंट होगा तो फिर इसको अप्लाई कर देंगे। सिमिलरली सरफेस के लिए हम लोग जानते हैं कि सरफेस में जो एरिया का चेंज आता है दैट इज ए बीटा डेल्टा टी होता है, जहाँ पर बीटा एरियल थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कहलाता है। बल्क के बारे में बात किया जाए, वॉल्यूम के बारे में बात किया जाए तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी गामा डेल्टा टी। आपको पता होता है कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू 1:2:3 रेशियो पे होती है। तो आपसे बोलेगा कि क्या हमेशा अल्फा बीटा गामा 1:2:3 रेशियो पे होते हैं? तो नहीं, जब कभी ऑलवेज जैसे टर्म आते हैं वी नीड टू बी केयरफुल। ये ट्रू होता है ओनली फॉर आइसोट्रोपिक मटेरियल्स, जिसका मतलब है सभी डायरेक्शंस में उसके इक्वल प्रोबेबिलिटी हो उस पैरामीटर्स को लेकर के। अगर आइसोट्रोपिक नहीं होगा तो बीटा को हम लोग अल्फा प्लस अल्फा 1 अल्फा 2 लिखते हैं, यानी अल्फा एक्स डायरेक्शन का वाई डायरेक्शन का या फिर वाई जेड का या फिर जेड एक्स का, डिपेंड अपॉन कि कौन सा एरिया हम लोग चूज कर रहे हैं। और गामा के लिए हम लोग अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 लिखते हैं। तो यहाँ पर अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी दो आपको लेना होगा एरिया के करस्पॉन्डिंग, इसको आपको तीनों लेना होगा। तो आप बोलोगे कि 1:2:3 is true only for isotropic materials, more true only for a single material. That means अगर आपने आयरन लिया है तो आयरन का अल्फा, आयरन का बीटा, आयरन का गामा आपस में ऐसे लिंक होते हैं। आयरन का अल्फा और कॉपर का बीटा में क्या लिंकेजेस है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। सो फॉर द सेम मटेरियल व्हिच इज आइसोट्रोपिक इन नेचर वी विल हैव दिस 1:2:3 रेशियो। और इस पे ये तो सिंपल क्वेश्चन बनेगा। थोड़ा सा अगर ऊपर जाएगा तो आपसे बोलेगा लाइक कि
रिलेटिव कितना गामा होता है या फिर रिलेटिव कितना लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है, तो लोग रिलेटिव ऐसे लिखते हैं। अगर अपने को गामा निकालना है 1 का 2 के रिस्पेक्ट में, तो हम लिखते हैं गामा ऑफ 1 माइनस गामा ऑफ 2। क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? ऑब्वियस क्वेश्चंस, जैसे कि एक टैंक है और इस टैंक में आपने लिक्विड फिल कर दिया, मे बी लाइक दिस, और इसके बाद आप इसको हीट अप कर दो। जब इसको हीट करोगे तो आपसे पूछेगा लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या लेवल बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा या फिर वही रहेगा। सो इसका लेवल का बेसिकली मतलब हुआ कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड के वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ रहा है। हम लोग निकालेंगे कि दिस गामा ऑफ लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू कंटेनर, सो विल गो विद द गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर। अगर ये गामा हमको पॉजिटिव मिलता है, इसका मतलब है लिक्विड कंटेनर के रिस्पेक्ट में ज्यादा बड़ा हुआ है, तो फिर लेवल अप हो जाएगा। और अगर ये नंबर नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कंटेनर के रिस्पेक्ट में लिक्विड कम ग्रो किया है, तो इसका लेवल डाउन हो जाएगा। अगर दोनों बराबर हो जाएंगे तो इसका मतलब इसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट रिलेटिवली जीरो है, इसलिए लेवल में कोई चेंज नहीं रहेगा। सो जनरली आपसे किसी कंटेनर में कोई लिक्विड फिल करके गर्म कराएगा, या फिर ऐसा बोलेगा कि अपने पास एक स्केल है, उस स्केल से हम किसी रॉड को मेजर करते हैं, फिर टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो जो हम जानते हैं कि अगर स्टील का रॉड है या फिर मेटालिक रॉड है और स्केल भी हमारा मेटल्स का है, तो 1 और 2 पॉइंट के बीच का जो डिवीजन का लेंथ है वो भी बदल जाएगा। तो इस केस में भी हम लोग क्या करने वाले हैं कि अल्फा कैलकुलेट करेंगे रॉड का विद रिस्पेक्ट टू स्केल, और उस पर यूज करेंगे कि ये अल्फा ऑफ रॉड माइनस अल्फा ऑफ स्केल होगा। अब हम रिलेटिवली वॉच करेंगे कि रीडिंग बढ़ गया है या रीडिंग कम हो गया। सो आइदर वो रिलेटिव में पूछेगा या फिर डायरेक्टली पूछेगा, दोनों अपने को याद रखने का। थर्मल एक्सपेंशन में कुछ क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछ लेता है, लिख के अगर हमारे पास एक बॉडी है, और ये क्वेश्चन जैसे एग्जाम में आया हुआ है, उसने ऐसा बोला कि हमारे पास अगर ये रिंग है और यहाँ से एक छोटा सा ओपनिंग है और ये ओपनिंग का गैप है d और इसका रेडियस है r। अगर इसका हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मेटल का बना हुआ है, सो क्या बदलाव आएंगे, क्या चेंजेस आएंगे, वी नीड टू टॉक ऑन दैट। सो आपसे बोलेगा r की वैल्यू बढ़ जाएगी, रेडियस बड़ी हो जाएगी, d की वैल्यू कम हो जाएगी, या d की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, r की वैल्यू के साथ क्या होगा। सो इस तरह के ऑप्शंस बताएगा। सो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब कभी कोई भी पिक्चर दिखेगा अपने को, सो थर्मल एक्सपेंशन इज लाइक फोटोग्राफिक इनलार्जमेंट, तो इसका हर एक एस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो ये जो गैप है ना, ये गैप भी बड़ा हो जाएगा और ये रेडियस भी बड़ी हो जाएगी। तो इट्स लाइक कि उसको मैग्नीफाई कर देना ऐसा, तो मैग्नीफाई करोगे तो सारे डायमेंशंस उसके बढ़ जाते हैं, इवन द कैविटी और ओपनिंग और मटेरियल और व्हाटएवर। और भी एग्जांपल्स रहते हैं थर्मल एक्सपेंशन के, लाइक कि जो ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं उनको हम लोग लूज क्यों रखते हैं, समर के डेज पे अगर उसको लगाना है तो लूज रखते हैं, सो दैट कि विंटर में वो ब्रेक ना हो, स्ट्रेटन हो सके। और सिमिलरली रेलवे ट्रैक्स में अगर आप ट्रैक्स देखते हो तो उसमें थोड़ा सा गैप छोड़ा जाता है, क्यों छोड़ा जाता है, थर्मल एक्सपेंशन को। इवन रोड्स जो होते हैं हमारे, कंक्रीट के रोड्स होते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि रोड्स को बीच से हम कट मारते हैं, और अगर एक स्लैब को दूसरे स्लैब के साथ लगाना होता है तो बीच में थोड़ा सा गैप देते हैं, सो दैट कि वो इस एक्सपेंशन को एब्जॉर्ब कर सके। तो क्वालिटेटिव क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट कैलोरीमेट्री था, ये भी काफी पॉपुलर रहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है कि अगर कोई हीट वेस्ट ना माना जाए तो एक बॉडी जितना हीट देता है दूसरा उतना एब्जॉर्ब करता है। यस सर, एक बार वो बायोमेटालिक स्ट्रिप वाले को थोड़ा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना। ओके, हाँ, इसमें एक बायोमेटालिक स्ट्रिप वाला भी पॉइंट है, हम लोगों ने डिस्कस किया होगा। सो मेटल्स को, रॉड्स को बेसिकली अलग अलग मेटल्स का आपको कई तरह से अरेंज करा के बता सकता है, पूछ सकता है। एक तो ऐसे होगा कि एंड से एंड ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, इसमें आप इंडिविजुअली दोनों को कैलकुलेट कर लोगे। फिर ऐसा बोलेगा कि इसको यहाँ से फिक्स कर दिया, यहाँ से फिक्स कर दिया, इसका मतलब एक में एलोंगेशन, एक में कंप्रेशन, कुछ ऐसा आ सकता है। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि ज्वाइंट पॉइंट किधर जाएगा, लेफ्ट साइड जाएगा, राइट साइड जाएगा।
तो हम लोग इसको यूज करके बता सकते हैं कि इसके लिए इसके पैरामीटर्स अपने को पता होंगे, जैसे α1, y1, एरिया, लेंथ, ये यंग्स मॉडुलस का भी रोल आएगा। सिमिलरली इसके पैरामीटर्स भी पता होंगे। एक पॉइंट होगा कि इस पे जो लगने वाला फोर्स है, स्ट्रेस है, वो बराबर आ जाएगी। y को स्ट्रेस और स्ट्रेन से लेकर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये भी काफी पॉपुलर एग्जांपल रहता है, पूछा जा सकता है। जो आप पूछना चाह रहे हो वो प्रोबेबली ये पूछना चाह रहे हो कि अगर हमने दोनों को बाइमेटालिक स्ट्रिप इसको बोलेंगे, जिसमें हमने दो मेटल्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया है, मे बी लाइक दिस, और इस तरह से बना सकते हैं। अगर वो सेम मटेरियल के रहे होंगे तो आप इसको हीट अप करोगे तो इसकी जो लेंथ है ना, वो लेंथ बढ़ जाएगी और ये स्ट्रेट रहेगा। ट्राई स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं, एन स्ट्रिप्स भी लगा सकते हैं, लेकिन वो आपको टेस्ट जो करना चाहेगा वो रिलेटिवली एक्सपेंशन कैसे चलता है उसके बारे में बात करेगा। लेट्स से ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। आपसे पूछेगा कि अगर α1 और α2 बराबर हो और इसको हीट अप किया जाए, जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा दिखेगा। देन यू से कि दोनों बराबर बराबर इलोंगेट होंगे, सो इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वर्टिकल रहेंगे और इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। बट व्हाट इफ कि अगर α1 इज ग्रेटर देन α2, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट वाला है ज्यादा एक्सपेंड करना चाहेगा और ये कम एक्सपेंड करना चाहेगा। So how it going to look like? So it's going to look like some sort of this, roughly. और बीच में कुछ ऐसा रहेगा, ये बीच वाली लाइन है। So आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर ऐसा हुआ है, पहली बात तो कर्वेचर कैसा जाएगा, तो जो कम एक्सपेंड करेगा वो अंदर रहना चाहेगा क्योंकि उसकी लेंथ अपने को कम में काम चल जाएगी। जो ज्यादा एक्सपेंड करेगा उसको बाहर रहना पड़ेगा। अगर α1 बड़ा होता तो फिर इस तरह से जाता। अंडरस्टूड। फिर थोड़ा सा और आगे जाकर के आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए कि ये जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, या फिर एंगल दिया होगा तो रेडियस के बारे में पूछ सकता है और समथिंग लाइक दैट। सो आपको क्या करने का, आपको ये पता करना चाहिए कि लेट्स से ये हमारे इसकी जो फाइनल लेंथ है वो L1 हो गई, इसकी फाइनल लेंथ है वो L2 हो गई। अब आप देखो अगर ये इंडिपेंडेंट रहा होता ना तो फिर L1 की वैल्यू क्या लिखते हैं, अगर इंडिपेंडेंट रहा होता तो L1 की फाइनल लेंथ लिखते हैं L1 प्लस α1 डेल्टा टी, फाइनल लेंथ है जिसमें उसका इलोंगेशन इंक्लूडेड है। L2 in relaxed condition would have been L1 plus alpha2 delta t. बट आप देखोगे कि ये जो लेंथ है ना वो L2 नहीं आएगी, बेसिकली L2 से कुछ कम आएगी। इसका ये वाला जो पोर्शन आएगा जो आउटर पेरीफेरी थी वो L2 से थोड़ी सी ज्यादा आएगी। सिमिलरली L1 के साथ यही चल रहा होगा। ऑन एन एवरेज हम लोग क्या ले लेते हैं कि इसका जो मिड पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट, ये L2 को L1 को इंडिकेट कर रहा होगा और ये जो होगा इसका मिड पॉइंट वो L2 को इंडिकेट कर रहा होगा। यहाँ पे और भी पॉइंट्स होते हैं। यहाँ पे जनरली थिकनेस को हम लोग कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, वरना थिकनेस भी चेंज हो जाती है। पॉइजन्स रेशियो वगैरह देकर के आगे बता सकते हैं। एज्यूम कर सकते हैं कि इनिशियल थिकनेस बराबर है, जनरली बराबर देगा। क्यों? क्योंकि बहुत छोटा होता है और चेंज भी बहुत छोटा करना है, उनमें डिफरेंस क्रिएट करना थोड़ा सा भारी करेगा। फिर आपसे ये भी पूछ सकता है कि टी देकर कौन सी रेडियस लेनी है, अगर ये वाली रेडियस लेनी है तो कितनी आएगी, ये वाली रेडियस लेनी है तो कितनी आएगी, एंड ऑल दैट। आप चाहो तो अगर ये जो जंक्शन पॉइंट था ना वहां तक की रेडियस को आर पकड़ लो। अगर वहां तक की रेडियस आर पकड़ा है तो L2 को हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, अप्रोक्सीमेटली ये वाली डिस्टेंस तक जाएगा और उसमें t/2 हमारा कम हो जाएगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं r माइनस t/2 इंटू थीटा। और अगर हमें L1 लिखना है तो ये भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसके मिड पॉइंट तक के लिए हम लोग लेके आएंगे, तो r में t/2 एड अप हो जाएगी। ठीक है, अब आप चाहो तो दोनों को एड अप कर दो, t/2 कैंसिल हो जाएगा, r थीटा आ जाएगा, इनको भी एड अप कर दो। ये जो भी है वहां से हम थीटा और t और r में कुछ रिलेशंस निकाल सकते हैं, या फिर r निकाल सकते हैं। तो आपको ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। बहुत मेंस में बहुत और नेट में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि किस तरफ बेंड करने वाला है और थीटा कितना बताना होगा, तो फिर हम इक्वेशंस बना करके जो भी पूछेगा उससे रिलेट करके बता देंगे। मेकिंग सेंस? उसको हम लोगों ने सिंपलीफाई भी किया था फिर रिमेंबर, और एक थीटा का एक्सप्रेशन भी आया होगा, इसको भी आप चाहते याद रख सकते हो।
और वहां पर अपने को क्वेश्चन पढ़ना है कि क्या गिवन है और किसके टर्म में आंसर बताना, उसी को हम उसी के टर्म में रिप्लेस करके बता सकते हैं। अगर आपको ये समझता है देन वी कैन गो फॉर दिस कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री में ये बोला गया कि एक ने हीट दिया, एक बॉडी ने हीट जितना दिया, दूसरी बॉडी ने उतना हीट लिएगा। अगर उसका हीट का कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है बाहर, तो ये दो बॉडी के लिए लिखते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 मस्ट बी इक्वल टू 0। सेम फेज पर अगर रहेंगे तो फेज चेंज नहीं हो रहा होगा, तो ये बन के आता है M1 S1 डेल्टा T1 प्लस M2 S2 डेल्टा T2 इक्वल टू 0। डेल्टा का मतलब होता है फाइनल, मतलब माइनस इनिशियल। सो फाइनल टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर को रख करके इसको रिलेट करके बता देते हैं। आपने क्वेश्चंस किए होंगे कि जैसे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ वाटर को पर्टिकुलर अनदर अमाउंट ऑफ वाटर से मिक्स किया गया, तो बताइए फाइनल टेम्परेचर क्या हो जाता है। तो सिंस वाटर रहेगा तो फिर S की वैल्यू सेम हो जाएगी, और कोई लिक्विड रहेगा तो अपना S1 S2 देगा, उसको सॉल्व कर देंगे, फाइनल टेम्परेचर बता देंगे। कैलोरीमेट्री में अगर एक से दो से ज्यादा अगर मिक्सिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग इस तरह से लिख लेते हैं डेल्टा Q1 प्लस डेल्टा Q2 प्लस डेल्टा Q3 एंड सो ऑन, सबका सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। सो ये भी काफी पॉपुलर सिंपल टाइप इक्वेशंस रहते हैं। इस पे एक दो टर्म और आते हैं, जैसे कि एक आता है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट बेसिकली अमाउंट ऑफ वाटर होती है और मास ऑफ वाटर, जिसमें किसी बॉडी को हम मास वाटर के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए फॉर कैलकुलेशन ऑफ हीट। तो सेम अमाउंट ऑफ हीट देने से सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर चेंज हो, उसके लिए कितना वाटर अपने को रिक्वायरमेंट आएगा, तो उसको यूज कर लेते हैं। दूसरा हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट आता है क्वेश्चन वो आता है वाटर को हम लोग आइस के साथ मिक्स करते हैं, स्टीम के साथ मिक्स करते हैं। यहाँ पर भी हीट बजट हम लोग बनाते हैं और फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा, फाइनल कंपोजिशन क्या रहेगा वो निकालते हैं। सो उसको निकालने के लिए क्या करना होता है वो आपको बताया गया था कि पहले आप वाटर को लिखो, उसकी हीट पता करो, एनर्जी पता करो, इसकी एनर्जी पता करो, फिर इनको 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर के आओ, फिर चेक करो कि पॉजिटिव हीट आपके पास बच रहा है या नेगेटिव बच रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग आइस को मेल्ट करा सकते हैं या फिर वाटर को फ्रीज करा सकते हैं, और फिर चेक कर सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कहाँ पर जाएगा। सो हीट गिवन बाय वन मस्ट बी इक्वल टू हीट टेकन बाय द अनदर। आई कैन होप कि वो आपको याद है, और अगर समझ में आता है, याद है, तो फिर हम लोग आगे KTG के बारे में बेसिक बातें कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस काफी इंपॉर्टेंट है, और अगेन यू कैन एक्सपेक्ट 1 or 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस। KTG, थर्मो, हीट, इनको मिला करके 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं अपने को। KTG में बेसिकली हम लोग गैसेस के बारे में बात करते हैं, और फिजिक्स में आपके पास जो है वो आइडियल गैस है। किसी कंटेनर में हम लोग गैस फिल करते हैं, क्योंकि गैस को फिल करने के लिए कोई कंटेनर चाहिए होता है, उसका अपना कोई साइज ये शेप साइज नहीं होता है, कंटेनर का ले लेता है। किसी भी गैस को अगर आपको एक्सप्लेन करना है या उसकी स्टेट को समझना है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन थर्मल पैरामीटर्स में हम लोग बात करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स भी यूज कर लेते हैं, क्योंकि वो हमको क्वांटिटी बताता है कितना है। और जो भी गैस होगी फॉर अस इट विल बी आइडियल गैस अंटिल अनलेस, और आइडियल ही बोलेगा वो, आपको बोलेगा तो PV इक्वल टू NRT, दैट इज वैलिड। हम लोगों ने प्रूव किया होगा कि ये इक्वेशन या फिर इससे रिलेटेड इक्वेशन जो रहती है प्रेशर 1/3 रो VRMS का स्क्वायर। सो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है, उसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। VRMS कितना होता है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और VRMS इसको हम लोग लिखते हैं √3RT/m। इन दोनों को यूज करके हम उसको पता कर सकते हैं। मोर ओवर हम लोग ये भी जानते हैं कभी VRMS कैलकुलेट भी करना पड़े तो हम लोग ऐसे लिखते हैं V² dN/dn। That means it is average of molecules having the velocity, जो भी वेलोसिटी होगी उसका स्क्वायर का एवरेज करके निकालते हैं हम लोग। कुछ और वेलोसिटीज है जिनका भी फार्मूला याद रखना, मोस्ट पावर वेलोसिटी √2RT/m,
एवरेज वेलोसिटी √8RT/5m, और आपसे कंपेयर करा लेता है कि इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, उसके बारे में बताइए। इफ यू आर रेडी विद इट, इट्स गोइंग टू बी इजी फॉर यू। अगर v और dn/dv का ग्राफ अपने को दिया हो तो हम लोग लोकेट कर सकते हैं कि किस तरह से वेलोसिटीज होंगी। सो ये जो वेलोसिटी है दैट इज कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, और RMS ज्यादा आती है, एवरेज वेलोसिटी कम आती है, उसको हम लोग एवरेज वेलोसिटी उससे ज्यादा रहती है। तो ये 2 पॉइंट समथिंग है, ये 2 है, तो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। ऑर्डर वाइज अरेंज कर सकते हैं। ये अपने केमिस्ट्री में हो सकता है पढ़ा हो डिटेल में, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी इक्वेशन, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन रहती है। अगर वो आपको आता है तो इनको आप प्रूव भी कर सकते हो। अलग एग्जाम में फिजिक्स के लिए प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली आपसे पूछेगा, डायरेक्टली हम इसको बता देंगे। न्यूमेरिकल वाले पूछ सकता है, TR को रख करके हम बता सकते हैं। सो ये बेसिक है अपने पास गैस के मॉलिक्यूल्स का डायनेमिज्म। और एक बार अपने को ये डायनेमिज्म समझता है, इसका मतलब उनके पास जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। हम लोग कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है, आपसे ऐसा बोल सकता है गैस के मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी एनर्जीज होती हैं, तो हम बोलेंगे इसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, केवल पोटेंशियल नहीं होती, क्योंकि हम लोगों ने इसके इनसाइड में लगने वाला ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन को इग्नोर मारा हुआ था। देयर वर सम अजम्पशंस, कई बार अजम्पशन पूछ लेते हैं क्या क्या अजम्पशन है, तो हम बोलेंगे सारे पार्टिकल्स आइडेंटिकल होते हैं, सभी डायरेक्शन में इक्वल प्रोबेबल मोशन होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नेग्लेक्टेड होता है, न्यूटन्स लॉ वैलिड होता है, और पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है, ऑल दी कोलिजन्स जो है इलास्टिक हो रहे होते हैं। इन सारे अजम्पशंस को लेकर के ये इक्वेशन बनाई जाती है। वंस यू आर एबल टू रिकॉल ऑल दिस पॉइंट्स, तो हम लोग ये बात कर सकते हैं कि जो गैस है उसके पास एनर्जी कितनी होती है, तो उसको इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी लॉ से बताया गया था। सो अगर T टेम्परेचर पर कोई गैस है, यस सर एक बार वो इमिसिव पावर वाला और वो स्टीफन्स लॉ थोड़ा ब्रीफ में बता देना। हाँ बिल्कुल बताता हूँ, अभी हीट ट्रांसफर में आएंगे तो उसके बारे में बात करता हूँ। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा तो भी आपके लिए आसान है, फिर भी आप याद रख सकते हो U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है। ये आइडियल गैस के लिए। जब हम लोग रियल गैस में आएंगे तो ये और भी वॉल्यूम पे भी डिपेंड करता है, अभी हमारे लिए वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है आइडियल गैसेस के लिए। इसको हम लोग NCV डेल्टा T के नाम से भी लिख लेते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स अपने को लगता है, NCV-T लिखेंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने U लिखा हुआ है। डेल्टा T तब लगाएंगे जब डेल्टा U लिखेंगे, तो डेल्टा U इज गोइंग टू बी NCV डेल्टा T। इसके बाद अपने को वर्क डन निकालना होता है। वर्क डन कभी भी निकालना होगा तो PdV से स्टार्ट करेंगे। ये जो डेल्टा U होता है ये सभी प्रोसेस के लिए वैलिड होता है, बिकॉज ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि प्रोसेस क्या है, पाथ क्या है, ये स्टेट फंक्शन होता है। तो कई बार आपसे पूछता है कि व्हाट इज अ स्टेट फंक्शन, व्हाट इज अ पाथ फंक्शन, व्हिच क्वांटिटी इज अ स्टेट फंक्शन, व्हिच इज नॉट। सो स्टेट फंक्शन वो होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे ही डिपेंड करता है, और पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। ये पाथ पर डिपेंड करता है, इसीलिए अपने को अलग अलग प्रोसेसेस के लिए निकालना होता है। जैसे आपसे पूछेगा आइसोबारिक के लिए बताइए, तो वर्क डन की वैल्यू P डेल्टा V के बराबर होती है, जिसको हम लोग NR डेल्टा T भी लिख सकते हैं। फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर से निकलता है। फिर आपसे बोलेगा आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, देन यू रिमेंबर कि इसके लिए जो W आता है वो 0 आता है। वॉल्यूम अगर dV 0 होगा तो फिर ये टोटल वो 0 हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना होता है, जो हमारे पास आइडियल प्रोसेस है, सिंपल प्रोसेस के लिए याद रखना होता है। इसको हम लोग लिखते हैं NRT/ln फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम, which could also be written as NRT/ln इनिशियल प्रेशर फाइनल प्रेशर। प्लस माइनस का इंटरप्रिटेशन हो जानते हैं कि अगर वर्क डन प्लस है इसका मतलब गैस ने वर्क परफॉर्म किया है, और अगर वर्क डन नेगेटिव आया इसका मतलब गैस पर वर्क परफॉर्म किया गया है। ये जो वर्क डन की डेफिनेशन है हम लोग या कन्वेंशन लेके चलते हैं, वो केमिस्ट्री से डिफरेंट है, तो दोनों को मिक्स नहीं करने का। और यहाँ पर एक और प्रोसेस जो पॉपुलर होती है वो एडियाबैटिक होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस का जो वर्क डन आता है डेल्टा W वो माइनस डेल्टा U के बराबर आता है, और U को निकालना आप जानते हो, वहां से बता सकते हो। इसके बाद अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत पॉपुलर, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। ये बताता है कि जो हीट कंजर्वेशन है वो किस तरह से होता है।
तो किसी भी बॉडी को अगर आपने हीट दिया है तो वो हीट को दो पर्पस के लिए यूज करेगा। एक तो अपने लिए एक्सपेंशन क्रिएट करेगा, जब ये एक्सपेंशन करना चाहेगा तो बेसिकली ये वर्क कर रहा होगा। दूसरा, ये अपना टेम्परेचर बढ़ा रहा होगा। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हुआ कि इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ रही होगी। सो हीट गोज आइदर टू इंक्रीज द टेम्परेचर और टू एक्सपेंड। For expansion we write work done, for temperature increase by we write this. So delta Q पॉजिटिव तभी होता है जब आप देते हो, वर्क डन पॉजिटिव तभी होता है जब सिस्टम वर्क करता है, और डेल्टा यू पॉजिटिव तभी होता है जब उसका वैल्यू बढ़ रहा होता है, अदरवाइज दे आर नेगेटिव। दिस इज हाउ द टर्मिनोलॉजी और साइन कन्वेंशन गोज। सबके वर्क डन अपने को पता है, यू पता है, इनको प्रोसेस के अकॉर्डिंग रख करके हम बता सकते हैं कि कितना डेल्टा क्यू आने वाला है। ये डेल्टा क्यू की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं एन सी वी डेल्टा टी, जब V वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। जब प्रेशर कांस्टेंट होगा देन यू कैन चेक कि इसकी वैल्यू Cp डेल्टा T आती है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा देन यू फाइंड कि ये टर्म 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू वर्क डन के बराबर आ जाएगी। और भी प्रोसेस होती हैं, जैसे एडियाबैटिक प्रोसेस हो गया तो डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है। एडियाबैटिक प्रोसेस की इक्वेशन क्या होती है? पीवी रेस्ट पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट टीवी रेस्ट पावर गामा माइनस 1 इक्वल टू कांस्टेंट एंड ऑल दैट, वो आपको याद होगा। कई बार बहुत बेसिक क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, सो वी नीड टू बी केयरफुल एंड कॉशियस इवन दो दे आर सिंपल। जैसे कि गामा की जो वैल्यू होती है वो 1 + 2/f होती है। यहाँ से हम लोग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जानते हैं, 2 आती है, किसी की 5 आती है, किसी की 6 आती है, 2 नहीं 3 रहेगी क्योंकि हमारे पास 3 ट्रांसलेशनरी मोशन रहते हैं। और गामा की वैल्यू अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेते हैं, ये मोनो के लिए मैं लिखा, ये डाया के है और ये पोली के लिए। नाउ एफ की वैल्यू रख करके हम लोग गामा बता सकते हैं। सो ये बनेगा अपने लिए 5/3 1.66, और ये बन जाएगा आपका 7/5 1.4, एंड देन इट्स गोइंग टू बी 4/3 दैट इज 1.33। अभी 2021 में पेपर हुआ था जो मेंस का, उसमें ये पूछ लिया था उसने पूछा कि गामा और एफ का करेक्ट रिलेशन कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए थे और इसी में से कुछ इधर उधर मैनिपुलेट करके ऑप्शन बना दिया था। So point is कि we need to remember it carefully and you can get a very simple question just like formula. Moreover CP CV की वैल्यूज में भी वो इंटरेस्ट ले लेता है, CP कितना होता है, CV कितना होता है। तो अभी उन्होंने देखा था F/2 into R CV होता है, और 1 + F/2 into R CP होता है। इनको हम लोग CP - CV की वैल्यू R के बराबर कर लेते हैं। ना कई बार क्या होता है, एक बार जेईई मेन में भी आया और नीट में भी कई बार दिखा है, कई बार वो इसके नाम बदल देते हैं। तो नाम को अपने को सही से याद रखना है। यहाँ पर जो हम लोग यूज कर रहे हैं ना, ये क्या है? ये मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी। अगर उसने मोलर हीट कैपेसिटी यूज किया है कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम तो आप इसको यूज करोगे। कई बार मोलर की जगह स्पेसिफिक वर्ड यूज कर लेते हैं। तो अंतर क्या होता है कि C की जो वैल्यू होती है वो dQ/dt होती है, डेल्टा Q/ΔT होती है इन जनरल। एक C होता है जिसकी वैल्यू डेल्टा Q/n∆t होती है, एक ये C होता है जिसको हम डेल्टा Q/m∆t लिखते हैं। सबको हम लोग हीट कैपेसिटी बोलते हैं, सभी हीट कैपेसिटी है। नाम कैसे चलेगा? अगर उसने केवल हीट कैपेसिटी बोला है तो हम लोग ये समझेंगे, दैट मीन्स हीट पर यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस, दैट्स ऑल। और अगर उसने मोलर वर्ड यूज किया तो फिर ये यूज करेंगे, तो ये मोलर वाले टर्म्स है। और अगर उसने स्पेसिफिक वर्ड यूज किया है तो फिर मास से डिवाइड करते हैं, m से। और ये जो स्मॉल m है उसका रिलेशन n और मोलार मास से होता है। सो उसके बेसिस पर हमको याद रखना होगा, वो P यहाँ पर भी लगा सकते हैं, P यहाँ पर भी लगा सकते हैं, P यहाँ पर भी लगा सकते हैं। तो ये कांस्टेंट प्रेशर वाली केस हो जाएगी, लेकिन वो मोलर है या स्पेसिफिक है वो अपने को समझने का। जैसे कि मैं आपको बताता दोनों में क्या रिलेशन है। इट्स CM फॉर मोलर कर देते हैं और CS फॉर स्पेसिफिक कर देते हैं। सो आप देखोगे कि जो CM है मोलर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो इसकी वैल्यू बनेगी डेल्टा Q/ΔT इंटू n, और ये कांस्टेंट प्रेशर पे चल रहा होगा। फर्दर लिखते हैं डेल्टा Q/n की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो,
तो ये बन जाएगा हमारे लिए m by कैपिटल M डेल्टा T। कांस्टेंट प्रेशर तो ये बन जाएगा m टाइम्स डेल्टा Q अपॉन m डेल्टा T एट कांस्टेंट प्रेशर। क्या इसको आपको समझ में आ रहा है? ये बन जा रहा है मोलर मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, sorry, molar heat capacity at constant pressure can always be written as m times molar heat specific heat capacity at constant pressure। तो ये s फॉर स्पेसिफिक है। तो पॉइंट इज कि अगर जब स्पेसिफिक वर्ड यूज करेगा तो हमने m को यूज करना है। m का मतलब मोलर मास, और अगर मोलर हीट कैपेसिटी बोलेगा तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो एक दो बार उसने पूछा कि मोलर ना होकर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज है, तो बताइए क्या रिलेशन आएगा। तो अगर हमको यहाँ पे स्पेसिफिक लिखना हो तो स्पेसिफिक को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? स्पेसिफिक इज इक्वल टू, और दिस इज गोइंग टू बी डिवाइड बाय m से डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पर जो हमारी यूज हुई है ये कौन सी है? ये मोलर वाली है। सो मोलर की जगह आप इसको रख दीजिए, तो उसकी जगह उसको भी रख देंगे, तो अपने को एक रिलेशन मिल जाएगा। सो लैंग्वेज पे याद रखना है मोलर, स्पेसिफिक और सिंपल बिना किसी पॉइंट के। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होती हैं और इसके बाद इनकी वैल्यूज क्या होती है, सीपी सीवी की वो बता सकते हैं। और गामा को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, गामा इज आल्सो रिटन एज सीपी डिवाइड बाय सीवी। तो सीपी सीवी का रेशियो बताता है। फिर आपसे बोल सकता है कि सीपी सीवी तो हमने बोला, सीटी क्यों नहीं बोलेंगे? तो बोलोगे ये टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और देखोगे किसी में भी टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया ना तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट होती है। आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यू से कि दैट्स इनफाइनाइट। Okay, so these points are obvious points, and आपने पढ़ रखा होगा और केमिस्ट्री में भी इसमें भी रिवाइज कर लिया है। सो सीपीसी भी अपने को समझता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी आता है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है। तो अगर हम लोग जीरोथ लॉ के बारे में बात करें, थ्योरेटिकली पूछा जा सकता है, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ है। इसका मतलब होता है कि ए और बी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम पर है, तो यहाँ से एक बात कंक्लूड की जा सकती है कि ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम पर होंगे। सो पॉइंट इज कि अगर टी ए का टेम्परेचर बी के टेम्परेचर के बराबर है और बी का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर है, तो फिर ए का टेम्परेचर सी के टेम्परेचर के बराबर होता है। दैट्स व्हाट द लैंग्वेज इज। और इसी लैंग्वेज को हम लोग याद रखना है फॉर जीरोथ लॉ के लिए। फर्स्ट लॉ अभी हम लोगों ने लिखा, first law is the energy conservation या energy balance. Whatever the energy you supply, it goes for the two purposes, and the purposes are shown here. How to get delta U, delta W वो अपने को पता होता है। डेल्टा W निकालने का एक और अच्छा सा तरीका होता है PV डायग्राम। So we have a PV diagram process. So area under the graph will give us the work done. यहाँ से अपने को वर्क डन पता चलता है। और फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक से हम पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात कर सकते हैं। और डेल्टा यू अपना फिक्स रहता है। आई मीन लाइक दैट डजंट डिपेंड ऑन द प्रोसेस। फिर इसके बाद में एक सेकंड लॉ होता है। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में उसको हम लोग कई तरह के स्टेटमेंट्स में देते हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर गेन करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। दैट्स ऑल। 100% एफिशिएंसी हम लोग नहीं निकाल पाते हैं, वो भी इस तरह से देते हैं। आपको याद होगा क्लॉस्टर्स स्टेटमेंट तक और कैल्विन प्लैंक स्टेटमेंट रहा होगा, जिसकी बेसिस पे हीट इंजन और हीट पंप के रेफ्रिजरेटर के बारे में बात किया था। तो वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसको समझने के लिए मेनली हमारे लिए समझना ये जरूरी होता है कि वो कार्नोट साइकिल क्या होती है, एक स्पेशल साइकिल होती है। साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू जीरो रहता है, दैट्स ऑब्वियस। सो अगर अपने पास एक ये आइसोथर्म है, ये T1 है, ये T2 है, आपसे पूछ सकता है किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, तो ऑफ कोर्स T1 का ज्यादा होगा, तो जो ऊपर होता है वो हायर टेम्परेचर होता है। और लेट से ये दो एडियाबैट है, तो अगर ये 1 है, 1 से 2 जाते हो, और 2 से 3 आता है, 3 से 4 आना है, 4 से 1 जाना है, तो ये एक साइकिल बन गया, ये वाला साइकिल। इसी को हम लोग कार्नोट साइकिल कहते हैं। तो प्रोसेसेस क्या होंगे? दो आइसोथर्म, दो एडियाबैट। और इसके लिए जो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है, किसी भी साइकिल के लिए इफिशियंसी आती है हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, और 1 से सब्ट्रैक्ट कर देते हो। कार्नोट के लिए स्पेशल है।
And if you must remember like this, T2 divided by T1. So अपने को लोअर टेम्परेचर पता हो, सिंक का टेम्परेचर और सोर्स का टेम्परेचर, तो उसके बेसिस पर हम लोग इफिशियंसी बताते हैं। जितने भी साइकिल्स एग्जिस्ट करते हैं सेम टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर पर, तो आप पाओगे कि सबसे ज्यादा इफिशियंसी कार्नोट साइकिल की होती है। और सेकेंड लॉ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि कार्नोट साइकिल की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है। इसका मतलब किसी भी साइकिल की इफिशियंसी 100% नहीं हो सकती है। इसी कार्नोट साइकिल को हम लोग एक और ग्राफ में दिखाते हैं, अगर आपको याद हो, T और S फॉर एंट्रोपी। आप पाते हो कि ये ग्राफ कुछ ऐसा आता है। So let's say this is 1 and going to 2, then 3, then 4, then 1. आपसे पूछ सकता है कि TS में एरिया क्या देता है, एरिया अंडर द ग्राफ, तो आप बोलोगे दैट गोज लाइक T into DS। अपने को फॉर्मूला पता होता है कि DS की जो डेफिनेशन होती है वो dq अपॉन T होती है। दैट्स अ डेफिनेशन, एंट्रोपी का डेफिनेशन, चेंज इन एंट्रोपी। तो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये dq बन जाता है, उसको टोटल सिंप्लीफाई करोगे तो q आ जाता है, दैट इज हीट। बहुत इंपॉर्टेंट है। T वर्सेस S डायग्राम में जो एरिया अंडर द ग्राफ आता है तो अपने को बता रहा होता है कितना हीट सप्लाइड है, तो हीट के बराबर आज बता देते हैं। और ये हमारे लिए हायर टेम्परेचर हो गया और ये हमारे लिए लोअर टेम्परेचर होगा, तो एफिशिएंसी के लिए T1 T2 को यूज कर लेंगे और अपना काम चलता है कार्नोट के लिए। तो ये कार्नोट साइकिल है, ये भी कार्नोट साइकिल है। इनफैक्ट द सेम साइकिल है, इसको अलग अलग पैरामीटर्स में ड्रॉ किया गया है। आपसे एक ग्राफ देकर के दूसरे ग्राफ के बारे में पूछेगा तो वो भी आप बता सकते हो। फिर इसी से रिलेटेड और भी पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि हीट इंजन कैसा दिखता है। हीट इंजन, तो ये डिवाइस होती है हीट इंजन। इसको आप किसी सोर्स टेम्परेचर से रखते हो और एक सिंक टेम्परेचर होता है। ये हायर टेम्परेचर होता है, ये लो टेम्परेचर होता है। एंड देन यू टेक सम एनर्जी आउट ऑफ इट, हीट, उससे आप वर्क परफॉर्म कराते हो और बचा हुआ हीट बाहर फेंक देते हो। So, इसके बहुत सारे एग्जांपल है, जितने भी हम लोग कंबशन इंजन यूज करते हैं, पेट्रोलियम इंजन हो गया और ये कोई भी इंजन जो है, जैसे आपके स्कूटी, कार, ट्रक और व्हाटएवर। सो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल को एक चैम्बर में जलाते हैं, वहाँ से हीट निकालते हैं, उस हीट को इंजन तक ले जाते हैं, उस हीट की इंजन की वजह से मोटर को रोटेट कराते हैं और व्हीकल मूव करना स्टार्ट करता है। और एक एग्जॉस्ट होता है, एग्जॉस्ट से बचा हुआ हीट बाहर निकल जाता है। आपने देखा होगा जितने भी कंबशन इंजन होते हैं ना, सभी में एक एग्जॉस्ट होता है। चाहे आप अपनी स्कूटी देखो, इसका भी एग्जॉस्ट होता है। अगर एग्जॉस्ट बंद कर दोगे वो चलेगी नहीं, कार का एग्जॉस्ट बंद कर दोगे चलेगा नहीं, सिमिलरली कोई और व्हीकल। सो बेसिकली वो सेकंड लॉ है। सेकंड लॉ कहता है कि Q2 कैन नेवर बी जीरो। दैट मींस आप ऐसा व्हीकल नहीं बना सकते हो जो कि कंबशन इंजन पे काम कर रहा हो और उसका एग्जॉस्ट ना हो। तो ये इसका मेन पॉइंट है, इसी को हम लोग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कह लेते हैं। मोरोवर इसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं तो एफिशिएंसी आती है 1 माइनस डिजायर है। बेसिकली क्या होता है, डिजायर आउटपुट होता है वर्क आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। इसको सिंप्लीफाई करते हैं 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 आ जाता है। कार्नोट के लिए 1 माइनस T2 अपॉन T1 हो जाता है। सो हीट इंजन का अपना एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ये रहता है। और फॉर्मूला कार्नोट के लिए क्या यूज करोगे, तो यहाँ पे लिख देता हूँ हीट फॉर कार्नोट साइकिल। सो दैट्स गोइंग टू बी 1 माइनस T2 डिवाइड बाय T1। आपको ये फॉर्मूला सभी साइकिल के लिए नहीं लगाना है, केवल कार्नोट के लिए लगाना है, और ये सभी के लिए लगा सकते हो। तो आपसे पूछेगा कि हीट इंजन बेस्ड इंजन कौन सा बनेगा, तो आप बोलोगे वो जो कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रहा हो। दैट मींस एक प्रोसेस आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो, देन आइसोथर्मल कंप्रेशन हो, देन एडियाबैटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन हो। ऐसा अगर होगा तो चलेगा, तो उसकी इफिशियंसी बेस्ड रहती है और मैक्स रहती है। फिर आपने हीट पंप के बारे में पढ़ा था। हीट पंप का एग्जांपल जैसे एसी हो गया, रेफ्रिजरेशन हो गया। उस पर हम लोग क्या करते हैं, हीट पंप का जो मेन काम होता है वो लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी से हीट को पिक करता है और हायर टेम्परेचर बॉडी पे हीट को सप्लाई करता है। उसके लिए अपने को कुछ वर्क परफॉर्म करना होता है सिस्टम पर। सो अगर हम इसका नाम Q1 देते हैं, इसका नाम Q2 देते हैं, तो डेल्टा U साइक्लिक प्रोसेस पे काम करता है, इसलिए 0 होता है। और Q2 प्लस W का जो सम आता है वो Q1 के बराबर होता है। यहाँ पर हम लोग एफिशिएंसी नहीं बताते, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस बताते हैं। कूलिंग के लिए, अगर ये कूलिंग के लिए यूज कर रहे हो, तो कूलिंग के लिए हमको ये हीट रिक्वायर्ड और ये वर्क डन आउटपुट है, तो हम लिखेंगे Q2/W। और COP अगर अपने को हीटिंग के लिए यूज करना है, दैट मीन सपोज कर लीजिए आप हीटिंग चाहते हो इस वाले चैम्बर का, तो हमारा फोकस हो जाएगा, ये डिजायर हो जाएगी,
तो डिजायर दैट इज आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। आपसे पूछ सकता है कि क्या सीओपी कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है, तो आप बोलोगे यस, Q1 की वैल्यू W से बड़ी होगी तो ये डेफिनेटली 1 से बड़ा होगा, और ये भी 1 से बड़ा हो सकता है, लेकिन जो एफिशिएंसी होती है वो हमेशा 1 से छोटी रहती है। तो नंबर्स का अपने को ख्याल रखना है। तो हीट इंजन, हीट पंप कैसे फंक्शन कर रहा होता है, इस पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये सभी साइक्लिक प्रोसेस पर होते हैं, तो उनका इंटरनल एनर्जी का चेंज 0 रहेगा, इस बात का भी ख्याल रख सकते हैं। So this is about सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अलग अलग स्टेटमेंट्स थे जो हम लोगों ने बात की। फर्स्ट लॉ हो गया, और उससे पहले अपने जीरो लॉ के बारे में पढ़ा, इतना ही अपने लिए है। और ये आइडियल गैस इक्वेशंस में एनर्जी, इंटरनल एनर्जी और ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, उन सब के बारे में बात किया। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में आपको एक पॉइंट याद रखना होता है, जो डायटोमिक होती है ना, उसमें के हायर टेम्परेचर पर इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 हो जाती है, वाइब्रेशन इंक्लूडेड होते हैं, रिमेंबर दैट। पॉलीएटॉमिक में भी अपने को याद रखना होता है कि नॉन लीनियर होना चाहिए, जैसे CO2 लीनियर हो जाता है तो डायटोमिक की तरह बिहेव करता है। कुछ सारे पॉइंट्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट प्रोसेस का वर्क डन कैसे निकाला जाता है, और डेल्टा यू और ये तीनों वेलोसिटीज का क्या रिलेशन जा रहा है वो आपने समझा। बाकी उससे पहले हीट से रिलेटेड स्टोरी थी। इसके बाद जो अपने को आ रहा है वो हीट ट्रांसफर, रेडिएशन और न्यूटन्स कूलिंग जैसा कुछ रहेगा, तो उसको भी हम लोग क्विकली रिवाइज कर देते हैं। हीट ट्रांसफर is a transfer of heat from one location to another location. It can be from various modes like conduction. 3 important modes हैं conduction of heat. Particular example like this, अगर आपके पास एक रॉड है और आपने T1 टेम्परेचर बड़ा कर दिया, T2 छोटा है, T1 को ज़्यादा गर्म कर दिया, T2 कम है, तो आप पाओगे कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर के लिए हीट फ्लो करती है, तो डेल्टा Q बाई डेल्टा टी। स्टेडी स्टेट कंडीशन में अपने को डेल्टा Q बाई डेल्टा टी पता रहता है। स्टेडी स्टेट कंडीशन में सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया होने के लिए KA हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई L होता है। तो ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है, कितना लेंथ जा रहा है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। इसको हम लोग थर्मल करंट जैसा बना लेते हैं, हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर डिवाइड बाई थर्मल रेजिस्टेंस, वेयर थर्मल रेजिस्टेंस इज L अपॉन KA, और इसको आप चाहो तो रो L अपॉन A भी लिख सकते हो, जहाँ पर रो थर्मल रेजिस्टिविटी है, K थर्मल कंडक्टिविटी है, और क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ होता है, वो अपने को बताया जाता है। सो ये बेसिकली किरचॉफ्स के जो लॉज हैं सर्किट में, इलेक्ट्रिक करेंट्स में, एग्जैक्टली सिमिलर टाइप का रूल फॉलो करता है। डेल्टा T इज इक्वल टू IR, जस्ट लाइक V इज इक्वल टू IR। फिर आपको बहुत सारी रॉड्स को कनेक्ट करके बोलेगा जंक्शन का टेम्परेचर बताइए, या फिर यहाँ पर भी सीरीज रेजिस्टेंस, पैरेलल रेजिस्टेंस की बात हम लोग कर सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर सकते हैं बैलेंस कंडीशन में, और भी सर्किट्स के जितने भी रूल्स हैं वो सारे बात यूज कर सकते हैं। सो ये अपने को यूज करना है स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन मतलब हर एक पॉइंट का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब ये जो टेम्परेचर इसका नाम T0 देते हैं, तो ये T0 ही है, वो चेंज नहीं करेगा। हाँ, T0 की वैल्यू T1 से कम होगी चलता है, तो इसका मतलब टेम्परेचर लोकेशन वाइज वेरी करता है, और एक लोकेशन पे टाइम के वाइज कांस्टेंट होता है, दैट्स कॉल्ड स्टेडी स्टेट। और अगर नॉन स्टेडी स्टेट होता है तो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला है, dq अपॉन dt, दिस कम्स आउट टू बी माइनस KA dt अपॉन dx। ये वो फॉर्मूला है जब वेरिएबल क्रॉस सेक्शन या फिर नॉन स्टेडी स्टेट कंडीशन होगी, तब आप इसको यूज करने वाले हैं। dt by dx is temperature gradient, that means with respect to location how the temperature is changing, or dq by dt is the rate at which the thermal current is flowing, or you can say the rate at which the heat is flowing। इसको यूज कर लेते हैं। कंडक्शन में काफी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं रॉड के कॉम्बिनेशन से, के इफेक्टिव कितना आता है एंड ऑल दैट थिंग, वो अपने पुराने नोट्स को क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे और कुछ और प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा मोड है वो है कन्वेक्शन ऑफ हीट। कन्वेक्शन के लिए कई बार थ्योरेटिकली पूछेगा कंडक्शन कन्वेक्शन में क्या डिफरेंस है, देन इससे कि कंडक्शन में मीडियम का रिक्वायरमेंट आता है और कन्वेक्शन में भी मीडियम का रिक्वायरमेंट आता है। मोरओवर कंडक्शन में या जो मेन पॉइंट का डिफरेंस है वो ये है कि कंडक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव नहीं करते हैं,
वाइब्रेट करते हैं, जबकि कन्वेक्शन में मटेरियल मूव करता है, मास मूव करता है, उसकी वजह से हीट ट्रांसफर होता है। सो जैसे कि जब एयर ब्लो करती है, गर्म हवा आती है, सो वो गर्मी अपने को एयर के साथ महसूस होती है, वो एयर पार्टिकल लेकर के आ रहे होते हैं। और इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। इसके लिए फॉर्मूला dq/dt अगर अपने को कभी लगता है तो हम ये लगा सकते हैं कि ये इसको लाइक HA T1 - T2, दैट मींस ये भी टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड कर रहा होता है। कन्वेक्शन का एग्जांपल कराया होगा कि फ्रीजिंग ऑफ लेक्स और आइस फॉर्मेशन इन द लेक्स एंड ऑल दैट। तो लेट्स से अगर ये लेक है और इस पे किसी लेवल तक आइस फॉर्म हो चुका है, तो यहाँ पर अभी वाटर होगा। किस रेट से आइस का फॉर्मेशन चल रहा होता है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कितना थिकनेस तक आइस फॉर्म होगा ये भी। कई बार तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आइस कहाँ से फॉर्म स्टार्ट होता है। अगर आप एक ग्लास वाटर फ्रीजर में रखेंगे तो आप देखोगे टॉप लेयर में आइस बनता है, उसके बाद नीचे जाता है। आपने मूवीज वगैरह में देखा, डॉक्यूमेंट्रीज में, कि कई बार हमको लगता है कि सरफेस पर आइस है, लेकिन जब हम वॉक करना स्टार्ट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, तो अंदर वाटर निकल आता है। सो पॉइंट इज के ऊपर आइस होगा तो नीचे वाटर आता है। हम लोगों ने इसका आइस फॉर्मेशन देखा था कि अगर ये वाई डिस्टेंस पर dy का अगर आप फ्रीजिंग देखना चाहेंगे किस तरह से dy का फ्रीजिंग चलता है, तो आप बोलोगे कि ये जो जंक्शन टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस रहा होगा, क्योंकि आइस और वाटर एक साथ है, तो हमेशा 0 पे रहता है। यहाँ -θ डिग्री सेल्सियस आपको बताया जाएगा। ऊपर का टेम्परेचर 0 से कम होगा तभी आइस बनना स्टार्ट होता है, एज ऑब्वियस एज एनीथिंग। यहाँ से जो भी हीट निकलेगी उस हीट को आइस के थ्रू जाना होता है। और इसका कन्वेक्शन में क्यों पड़ता है, क्योंकि बेसिकली क्या हो रहा होता है कि यहाँ से हीट कन्वेक्शन की वजह से गया बाहर, यहाँ तक हीट आता है कंडक्शन से, इसके बाद कन्वेक्शन से बाहर चला जाता है। सो पॉइंट इज कि जितना हीट प्रोड्यूस हो रहा है वो कन्वेक्शन कंडक्शन से बाहर जा रहा है। यहाँ पे कंडक्शन के लिए के यूज करते हैं। आइस का के पुअर होता है, तो आइस इज पुअर कंडक्टिविटी ऑफ हीट। कितना हीट फॉर्मेशन चल रहा होगा, तो आप देखोगे कि जो dm/dt है, द रेट एट विच द मास इज मेल्टिंग ऑफ ये जो वाटर का मास है वो आइस में बन रहा होगा, L, this goes into the rate at which it is passing through, that means K, the cross sectional area, into T1 T2, that means higher temperature minus lower temperature, divided by thickness y। और dm/dt को भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डेंसिटी के टर्म में और आइस फॉर्मेशन के टर्म में। तो dm/dt is the rate at which ice is being formed, mass basically। तो ये डेंसिटी ऑफ आइस आ जाएगा, एरिया इंटू dy/dt हो जाएगा। अब देखोगे एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाता है, dy/dt का एक रिलेशन आता है, आप रख करके पता कर सकते हो, हम लोगों ने पहले भी लिख रखा है। तो dy/dt बेसिकली 1/y आ जाता है। दैट मीन्स जितना ज्यादा थिकनेस बनता है उतना ही रेट उसका कम होता चला जाता है। सो इनिशियली फास्टर आइस बनता है, फिर धीरे धीरे स्लो 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 जा करके बहुत स्लो प्रोसेस हो जाती है। इसलिए आप पाओगे कि अगर लेक में देखोगे ना, तो लेक पूरी तरह से फ्रोजन नहीं होती है। एक लेवल के बाद आपको अंदर वाटर मिल जाएगा। सो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसे एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं ना, वो सरवाइव कर जाते हैं इवन साइबेरियन रीजन्स में, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर जाता है, इसलिए -50 डिग्री सेल्सियस और समथिंग लाइक। तो होता क्या, कुछ आइस बन जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ की हीट बाहर नहीं निकल पाएगी। हीट बाहर नहीं निकल पाएगी तो अंदर का टेम्परेचर कम रहता है, तो हम बहुत नीचे जाते हैं तो 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिल जाता है। और इवन 0 डिग्री सेल्सियस से तो सर्वाइव करना आसान है एज कम्पेयर टू द 50 डिग्री सेल्सियस में, नेगेटिव में। सो -50 में रहना डिफिकल्ट है और 0 पर रहना इजी है। सो ये आइस प्रोटेक्ट करता है क्रिएचर्स को। फिर जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर आइस मेल्ट हो जाएगी, तो फिर ये बाहर निकल करके अपना लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। एनीवे, इसको हम लोगों ने और भी इंटीग्रेट किया था, टाइम निकाला था। सो आप उस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, कितने टाइम में कितना फॉर्मेशन चलता है। तो इसको इधर लेकर के आओगे, स्क्वायर कर दोगे तो टाइम के बारे में भी पता चल जाता है। और ये वैल्यूज आप यहाँ पे रख करके अभी भी इंटीग्रेट कर सकते हो। सो आइडिया है जस्ट रिकॉल्ड। इसके बाद जो थर्ड था रेडिएशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, रेडिएशन। इन रेडिएशन यू विल फाइंड कि मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं आता है, और विदाउट मीडियम कोई भी बॉडी या टेम्परेचर कुछ भी क्यों ना हो, वो हीट को रेडिएट करता रहता है और वो हीट को एब्जॉर्ब भी करता रहता है, प्रियोस थ्योरी।
सो उसके बेसिस पे हम लोग ये जानते हैं कि स्टीफन ने बोला कि जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर आता है dq/dt नट सेल में, वो कुछ ऐसा आता है E सिग्मा A T⁻⁴ माइनस T⁻⁴, जहाँ पर T0 आउटसाइड का टेम्परेचर है और T बॉडी का टेम्परेचर है। तो इसलिए अगर अपने पास कोई बॉडी है T टेम्परेचर पर, आउटसाइड T0 टेम्परेचर है, तो ये dq/dt के फॉर्म में हीट हमेशा लूज करेगा। अगर ये लूज करेगा तो वो लूज करने का रेट ये है। इसमें दो रेट इन्वॉल्व हैं, एक तो एब्जॉर्ब करने वाला है, एक लूज करने वाला है। अगर ये एब्जॉर्ब करने का रेट U1 है, लूज करने का U2 है, तो ये बेसिकली U2 माइनस U1 है। दैट मीन्स द रेट एट विच द हीट इज बीइंग सेंट टू द एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग, जिससे इसका टेम्परेचर डाउन होता है। तो फिर इसी dq/dt को हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये निकल रहा है तो माइनस ms डेल्टा t लगा देते हैं, और यहाँ से अपने को पता चल जाता है दोनों को इक्वेट करने से कि dt/dt की जो वैल्यू आ रही है, ये ms को यहाँ पे डिवाइड कर दोगे, so it turned out to be E sigma A divided by m into s plus a constant T⁻⁴ minus T⁻⁴. ये स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग है, और दिस इज द रेट एट विच द कूलिंग टेक्स प्लेस। तो रेट ऑफ कूलिंग, कूलिंग क्यों? क्योंकि माइनस है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग हो गया। किन बातों पर डिपेंड करता है? ये सारा कुछ आपके सामने लिखा हुआ है। T is the temperature of the body, T0 is the temperature of the surrounding. फिर आप पाते हो कि इसकी न्यूमेरिकल कैलकुलेशन टफ होती है, तो इसमें न्यूटन आकर के इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, उसको बोलते हैं न्यूटन्स कूलिंग लॉ और लॉ ऑफ कूलिंग। तो उन्होंने बोला कि ये dt/dt है ना, बहुत सिंपल फॉर्म में अगर आप जाओगे तो k t माइनस T0 जैसा लिखा जा सकता है। ये k कोई कांस्टेंट है, दूसरा कांस्टेंट है, नॉट कंडक्टिविटी। और इस पर क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, इफ यू रिमेंबर, इफ यू आर नॉट रिमेंबरिंग, यू नीड टू फॉलो रिविजन्स। यहाँ पर t को हम लोग t एवरेज से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं टू अवॉइड इंटीग्रेशन। और एवरेज टेम्परेचर ऐसा बोलेगा कि 60 से 50 जाता है, तो बताइए क्या होगा? तो ये 60 से 50 जाएगा, तो 10 का डिफरेंस आएगा, और एवरेज टेम्परेचर हम दोनों का एवरेज 55 ले लेंगे। T0 सराउंडिंग टेम्परेचर होगा, दो केस बताएगा कि डिवीजन में कैंसिल आउट हो जाएगा और अपने को आंसर मिल जाता है। काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम को लेकर यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन ऑन फ्रॉम दिस, और स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा। दो केस का बोलेगा और एक केस का टाइम देकर के दूसरे का टाइम पूछ सकता है आपसे। और जब हम लोगों ने इसको पढ़ा था, ये स्टीफेंस लॉ को प्रूफ किया था, ट्राई किया था, कोशिश किया था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कई सारे और भी टर्म्स यूज किए थे। उन टर्म्स के बारे में मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि जब बॉडी, प्रिवोस थ्योरी ने बोला था कि बॉडी में हीट डालते हो तो कुछ पोर्शन एब्जॉर्ब करेगा, कुछ बाहर चला जाएगा, या फिर ऐसा बोलो वो कुछ ना कुछ तो एब्जॉर्ब करते ही रहता है और कुछ ना कुछ इमिट करता रहता है। उसके बेसिस पे ये डेरिवेशन आया था। सो टर्म्स लाइक, ऐसे कुछ टर्म्स थे कि जैसे अगर आपको बॉडी है और आपने कोई हीट दिया, लेट्स से Q1, तो Q2 इसने ऑब्जर्व कर लिया, Q3 रिफ्लेक्ट कर दिया। सो absorptive power A, that is absorbed divided by incident, so that's called absorptive power. हालांकि ये रेशियो है, लेकिन इसको हम नाम absorptive power से बुलाते हैं, और ये बताता है कि कितना पोर्शन ये एब्जॉर्ब करता है ऑफ इंसिडेंट वन। तो अगर आपने 100 यूनिट इंसिडेंट कराया था और लेट्स से 20 यूनिट एब्जॉर्ब हुआ, 80 बाहर आ गया, तो ये 20 डिवाइड बाय 100, दैट मींस 0.2 इसका एब्जॉर्प्टिव पावर हो जाएगा। फिर हम लोग ई टर्म यूज करते हैं, ई टर्म इज कॉल्ड एमिसिविटी। एमिसिविटी एक अलग कहानी है। एमिसिविटी में ये बोला जाता है कि कितना ये इमिट करता है विद रिस्पेक्ट टू ब्लैक बॉडी। सो ब्लैक बॉडी के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी, ग्रे बॉडी जो हमारी है, वो कितना एनर्जी इमिट करती है, तो एमिशन, तो उससे पहले हमको एमिशन एनर्जी पढ़नी होती है, एमिसिव पावर पढ़नी होती है। अगर हम लोग एमिसिव पावर की बात करते हैं, तो एमिसिव पावर को लेट्स हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं। सो दैट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड बाय या इमिटेड बाय अ बॉडी पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट सॉलिड एंगल। तो दोनों को लैंग्वेज समझना है। एब्जॉर्प्टिव पावर इज अ फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, सो दैट्स यूनिटलेस।
इमिसिव पावर इज अ पावर, क्योंकि इसमें हीट पर यूनिट एरिया कुछ ऐसा जा रहा है कि दिस इज हीट पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जैसा कुछ आ रहा है। सो ये इमिसिव पावर होता है, और सबसे ज्यादा इमिसिव पावर किसका होता है? ब्लैक बॉडी का होता है। तो उसके रिस्पेक्ट में हमारी बॉडी कितना जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इमिसिविटी। इसी को मिलाने के लिए, इन दोनों में आपस को रिलेशन को पता करने के लिए किरचॉफ्स लॉ था। इफ रिमेंबर द किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ सेज कि ए और ई किसी भी मटेरियल के लिए बराबर होते हैं। तो अगर कोई बॉडी ज्यादा एब्जॉर्ब करती है तो ज्यादा इमिट भी करती है। अगर ज्यादा इमिट करेगी तो उसकी इमिसिविटी ज्यादा होगी, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो उसकी एब्जॉर्बिव पावर ज्यादा होगी। सो दैट्स कॉल्ड किरचॉफ्स लॉ। फिर एक लॉ था वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, टी लेमडा एम इज इक्वल टू कांस्टेंट। काफी पावरफुल लॉ है। और बी एक कांस्टेंट है, बी की वैल्यू आपको याद होगी 0.29 समथिंग बोला होगा सेंटीमीटर केल्विन। जहां पर टी टेम्परेचर है, लेमडा एम, डू यू रिमेंबर दिस लेमडा एम? सो लेमडा एम बेसिकली वेवलेंथ है करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम रेडिएशन। Lambda m is not the maximum wavelength, rather it's a wavelength corresponding to maximum radiation. So अगर आप पूरा स्पेक्ट्रम देखते हो वेवलेंथ के साथ में एनर्जी का, रेडिएशंस का, तो आप पाओगे कि उसका जो ग्राफ आता है वो कुछ ऐसा आता है, some sort of this. That means एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है, जिस पर्टिकुलर वेवलेंथ पे आप पाओगे कि रेडिएशन सबसे मैक्सिमम एनर्जी कैरी कर रहा होता है। तो इसका और इसके टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहता है। फिर आपको एक ऐसा फिगर दे सकता है इसी के साथ में ये, अब बोलेगा कि बताइए अगर ये टी डैश है तो कौन सा बड़ा है? तो टी डैश का लेमडा यहाँ पर आएगा, टी का लेमडा यहाँ पर है, जिसका लेमडा छोटा होता है उसका टेम्परेचर बड़ा होगा। तो हम कंपेयर करके बता देते हैं। तो कई बार आपसे पूछता है ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर इन दोनों में एक वैल्यू दे करके दूसरी वैल्यू के बारे में बात कर लेते हैं। सो दैट इज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। खास इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के, तो इसकी भी इंपॉर्टेंस एग्जाम को लेकर के काफी ज्यादा है। ये थ्योरेटिकल है, उसमें से इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का, या फिर स्टीफेंस लॉ ऑफ कूलिंग पूछ सकता है। तो स्टीफेंस लॉ बोलेगा तो आप ये यूज करोगे, न्यूटन्स बोलेगा तो ये यूज करोगे। टी की पावर का ख्याल रखना, यहाँ पर टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर टेम्परेचर की पावर 4 के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। और कन्वेक्शन में अगर पूछेगा तो आइस फॉर्मेशन आपसे पूछ सकते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। कंडक्शन का क्वेश्चन मोर और लेस आने वाला है। अगर आपको याद हो, इस तरह से हमने रॉड कनेक्ट किया था, जंक्शन का टेम्परेचर पूछा था, कई बार रिपीट हुआ है, और आने के फिर प्रॉपर चांसेस हैं। सो ये था। इसके बाद इतना ही हीट ट्रांसफर में आपके लिए है। तो उसके पहले हम लोगों ने जो पॉइंट्स लिखे थे देख लेते हैं एक बार के लिए। हीट के बारे में बताया, ट्रांसफर के बारे में बात की, एक्सपेंशन, कैलोरीमेट्री, केटीजी, थर्मोडायनामिक्स। तो ये मेन पॉइंट्स हैं। इनको एक बार फिर से गो थ्रू कर लो, जो क्वेश्चंस आपने ट्राई कर रखा उनको एक बार ट्राई फिर से लगाने का, या फिर देखना है। नेक्स्ट क्लास जब भी शेड्यूल है अपनी, उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग वेव और थर्मोडायनामिक्स, दोनों से एक साथ डिस्कस कर लेंगे। कोई कंसर्न क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। तो मैंने आपको डाउट शेयर करे हैं पर्सनल पे। आपने कुछ भेजा था इधर, एक तो कुछ पूछा हुआ वो पढ़ लेते हैं। इनमें से पावर स्टीफेंस लॉ ब्रीफ में बता दिया मैंने आपको, और आइस फॉर्मेशन के बारे में बता दिया, और वेव तो हम एक साथ डिस्कस करेंगे, वो तो लोगों ने बात कर लिया। आपने डाउट भेजा था, ओके, कभी पहले भेजा था क्या? ये सर 28 से भेजे, मतलब 28 नवंबर। ओके, सो उन डाउट्स को हम एक बार देख लेते हैं, और देख करके हम उसको रिटर्न सॉल्यूशन दे देते हैं, चलेगा? I was busy since last 2-3 days, so इसलिए वो देख नहीं पाया। We'll be looking at them and responding accordingly. Okay. Yes. Okay, so that's all for the day. Next class में तब तक आप ट्राई कर लीजिए, इसका सोल्यूशन लोग डिस्कस करते हैं। Thank you, Riren. Thank you, sir.